यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दिनेश जी, और आप देख रहे हैं नंबर, और सबकी टिकटिकी नंबरों पर ही बनी हुई है। इस वक्त प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद कम से कम ये तो बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो ट्वीट्स किए हैं उससे ये तैयार है कि कहीं ना कहीं बहुत विलंब नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और सीधा सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। और उधर राष्ट्रपति भवन से भी एक सीधी विज्ञप्ति आई है कि 5 जून से लेकर 9 जून तक राष्ट्रपति दर्शकों के लिए, विजिटर्स के लिए बंद है, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति भवन स्वेरिंग इन सेरेमनी की तैयारियां करेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज जन गण का मन भी आपने जाना और पब्लिक के सवाल तो अब यही रह गए हैं कि भाई सरकार कब बनेगी और नरेंद्र मोदी कब शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि एनडीए को उतने नंबर नहीं आए जितनी उम्मीद थी, लेकिन एनडीए को इतने नंबर आए हैं कि लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी होगी और सरकार बनाने का दावा भी एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में बीजेपी के कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वैसे तो आज बीजेपी खुद के दम पर बहुमत पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन एनडीए का आंकड़ा 272 के पार है। प्रधानमंत्री ने आज के मैंडेट पर ट्वीट करके कहा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कुछ ही समय पहले आया था। हालांकि अब की बार का जनादेश ऐसा है कि बीजेपी को कांटों की सेज पर चलना होगा। एनडीए के प्री पोल गठबंधन साथी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास अब अगली सरकार की चाबी, और इसलिए इंडिया अलायंस ने सरकार बना लेने की संभावना नकारी नहीं है। इंडिया अलायंस की तरफ से दोनों नेताओं से संपर्क की कोशिशें की गई हैं, ऐसी खबरें जरूर हैं। वैसे नीतीश कुमार कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, बताया ये भी जा रहा है कि नायडू जी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी उन्होंने रजामंदी दे दी है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि 400 पार के नारे पर शुरू हुए बीजेपी के कैंपेन में आखिर चूक कहां हो गई कि उन्हें अकेले बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के कैलकुलेशन को बिगाड़ने वाले बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। यूपी में अखिलेश का जोर राहुल गांधी के भी काम आया। 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस की सबसे अधिक सीटें आती दिख रही हैं। लगभग 8 से 9 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कमाल नहीं दिखा पाई। राजस्थान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन 2014 और 2019 वाला जलवा नदारद है। बंगाल में ममता बनर्जी ने 2019 के लॉस को बहुत हद तक मेकअप कर लिया है और बीजेपी को खुद से काफी पीछे छोड़ दिया है। बड़े राज्यों में एक मध्य प्रदेश ही बीजेपी को
100% रिजल्ट दे रहा है। यहां तक कि गुजरात में भी एक सीट कांग्रेस के नाम दर्ज हो गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 राज्य हैं जहां बीजेपी 100% पाई है। लेकिन इन राज्यों में हिमाचल में 4 सीटें हैं और उत्तराखंड में 5 सीटें। ये भरपाई नहीं कर पाई जो नंबर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में और महाराष्ट्र में कम हुए। बिहार में एनडीए की एक तरफा बढ़त है। वहां बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जितिन राम मांझी की एचएएम का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके अलावा ओडिशा पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु पूरी तरह इंडिया अलायंस के साथ है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एनडीए की ओर है। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है, क्या ये जनादेश नरेंद्र मोदी के लिए स्पीड ब्रेकर है? क्या इस जनादेश के बाद इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? और क्या अब की बार के फैसले के बाद फिर से गठबंधन सरकारों का दौर भारत में लौट आया है? यही है आज सवाल पब्लिक का। अपने मेहमानों की ओर जाऊं उसके पहले सुन लीजिए कांग्रेस ने आज के मैंडेट पर क्या कहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है। NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? कल डिसाइड होगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस का कैंप नतीजों पर उत्साहित है, लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर करीब 4 घंटे की मैराथन मीटिंग की है। राहुल गांधी बहुत आज खुश नजर आए और उधर अमित शाह और नड्डा की मीटिंग में क्या तय हुआ, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए की कहीं ना कहीं एक बैठक होगी और उसके बाद फैसला होगा कि किस दिन शपथ सेरेमनी होगी और शपथ ग्रहण कब होगी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि कल शायद कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे राष्ट्रपति को और उसके बाद एक बार फिर दावा पेश करेंगे तीसरी बार बनाने का सरकार, क्योंकि एनडीए के जो नंबर हैं वो इस वक्त उन्हें मेजॉरिटी में देते हैं और फिर से तीसरी बार मोदी हैट्रिक की तैयारियां शुरू होती नजर आ रही हैं। तो कल इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग है, एनडीए मीटिंग की भी गुंजाइश नजर आ रही है और उसके बाद दावे पेश करने का दौर चलेगा। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जो दृश्य हैं वो दृश्य हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। वो कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे, उनके मैसेज में क्या राज और आगे की रणनीति दिखेगी, सबकी नजर उसी पर है। और आज इस शो पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में मेरे 2 पैनलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और मेरे साथ आनंद रंगनाथन जी भी स्टूडियो में हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले इस वक्त अभिषेक दत्त कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सबा नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही समय में जुड़ रही हैं, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आज हरा कुर्ता बहुत चमक रहा है, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज इनकी तीखी टिप्पणियों से मुझे लगता है हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ेगी। हमेशा की तरह तीखी टिप्पणियां इनकी आती हैं और हमारे साथ बीजेपी से भी धनंजय जी जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले मैं अभिषेक दत्त जी आपसे पूछूंगी, चुनावी नतीजों में इस वक्त इंडिया गठबंधन की 234 सीटें नजर आ रही हैं, एनडीए 291 पे नजर आ रही है। तो सरकार बनाने का अधिकार तो एनडीए का है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस रूल आउट नहीं कर रही कि वो भी एक कोशिश करेगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क जोड़ने की। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस वक्त राजनीतिक नैतिकता यही बताती है कि इट्स एन ओपन फील्ड, कोई भी कुछ भी कर सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अलायंस को इस बार आपने इंडिया अलायंस नहीं बोला। कई महीनों से लगातार कई प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया अलायंस को बार बार इंडिया अलायंस कहते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिखलाता है कि किस तरीके से इंडिया वर्ड से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार डरती भी थी और लगातार इंडी बोलकर एक गलत मैसेज भी देती थी। जिस तरीके से राहुल जी ने आज प्रेस में बड़े क्लियरली कहा कि कल हमारी जो बैठक होगी उस बैठक के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें आगे क्या करना है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। जिस तरीके से पिछले 4 से 5 महीने से लगातार इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, सार्वजनिक रूप से सबके सामने बैठ के बैठक हुई, सब लोगों ने अपनी बातों को रखा, एक एक सीट पर डिस्कशन हुआ, तो ये दिखलाता है कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक अलायंस है। परंतु दूसरी तरफ एनडीए का जो चुनाव था वो कहीं से भी एनडीए का चुनाव नहीं लगता था। कभी भारतीय जनता पार्टी गारंटी वर्ड कभी भी नहीं यूज हुआ, एनडीए की गारंटी कभी भी वर्ड नहीं यूज हुआ। केवल और केवल मोदी जी के नाम पे एक चुनाव लड़ा गया, मोदी की गारंटी। आपके सामने नतीजा आपके सामने है। यूपी के अंदर जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की आप लोग बात करते थे, यूपी का नतीजा दिखाता है कि देश की क्या सोच है इंडिया अलायंस के लिए और देश की क्या सोच है एनडीए के लिए। धनंजय गिरी जी जवाब देंगे आप? अभिषेक दत्त ने सवाल उठाए हैं, हालांकि मैंने पहले भी कहा, और अभिषेक जी मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा इंडिया अलायंस कहती हूं और मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं। तो बीजेपी अगर इंडिया अलायंस कहता है तो आपकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी उनके साथ है और उनके प्रवक्ताओं के साथ है। मुझे कम से कम ये उम्मीद है कि अब लोकतंत्र की जब जीत होती हुई नजर आ रही है और आप इसे मान भी रहे हैं कि आज सारे ईवीएम भी दुरुस्त हैं, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, तो कम से कम आप मीडिया को भी अपना एक तरह से पिलर ही मानेंगे इस पूरे लोकतंत्र का, और हम पर वार कुछ कम होंगे, राजनीतिक वार आपके जारी रहें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ईवीएम पे सवाल अगर आप नाविका जी, सबसे पहले जो बात वो जी हाँ बोलिए दानंद गिरी जी। नाविका जी जो बात वो कह रहे हैं वो उनके सवाल में उनके जवाब है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरा है। और उसके बाद एनडीए की सरकार, जब 2014 में हम सरकार में आए थे तब भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत था, सरकार हमने एनडीए की बनाई। 2019 में उससे बड़ा मैंडेट था, सरकार हमने एनडीए की बनाई। आज 2024 में भी हम एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये ठीक बात है कि हमारे विरोधी भी हमारे लिए बहुत ऊंचा मानक सेट किए, हम भी ऊंचा मानक रखते हैं अपने लिए, लेकिन अगर मानक से कुछ सीटें, जैसा कि रुझान में पता चल रहा है, कुछ कम आ रही है, तो हमारे विरोधी सिर्फ इस बात से खुश है कि मानक से कुछ कम आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें तो हम क्लियर मेजोरिटी में है, एनडीए क्लियर मेजोरिटी में। आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जितनी सीटें आई है उसके 1/3 सीटें किसी पार्टी के पास नहीं आई है। तो उसके बावजूद भी मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, और ये हमारे लिए भी पैमाना है कि हमारे विरोधी भी हमें कितने ऊंचे मानक पर रखते हैं, कितना हमारा ऊंचा मूल्य है। इसके लिए हम जनता, और ये क्यों है, क्योंकि जनता के जन सरोकार का काम करने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम किया गया, जो प्रो इनकम्बेंसी की सरकार चली, आज हम उड़ीसा में सरकार बना रहे हैं, आज हम आंध्रा में अलायंस में सरकार बना रहे हैं, हम कई प्रदेशों में सरकार बनाते जा रहे हैं। ये ठीक बात है कि इसके बाद हम मंथन करेंगे कि जो हमने मानक अपने लिए तय किए थे उससे कुछ कम क्यों आए, इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस कारण से प्रसन्न हैं कि उनकी कुछ सीटें बढ़ गई हैं और हम अपने मानक से थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी हम आज भी मेजोरिटी में हैं, क्लियर कट मेजोरिटी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बावजूद इसके अगर विरोधी इसी बात से प्रसन्न है तो उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए,
क्योंकि शायद उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी और हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो नाविका जी आप कह रही थी, लोकतंत्र रहना चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेगी, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया, चुनाव आयोग पे हमला किया, बेजुबान मशीन पे हमला किया, और जो लोग 4-4 चुनाव हारे, 14, 17, 19, 22, सही कुछ सीटें मिल गई। सही कहा आपने। लेकिन मेरे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया जी भी हैं, जिनका हरा कुर्ता आज इस कदर चमक रहा है कि पंजाबी में कहूं तो लिशके मार रहा है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और एक तरह से आपने बीजेपी की पांव तले जमीन खींच ली उत्तर प्रदेश में। क्या राज है? कौन सी गुट्टी पिलाई थी? वो तो नाविका जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके साथ तो हमारी हमेशा से तीखी नोक-झोंक रहती है, क्योंकि मेरा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी रहता था, बीजेपी का मुद्दा मीट मछली मुर्गा और पता नहीं क्या क्या बाबरी ताला और मंगलसूत्र रहता था। और हमारी इस महंगाई बेरोजगारी का मजाक भी बहुत उड़ाया जाता था कि भदौरिया जी आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। लेकिन आज सुधांशु जी नहीं है तो शायद उनसे मैं पूछता, वो हमेशा महंगाई दर ही पूछते रह गए। उनको पता नहीं, वो महंगाई दर पूछते रहे, नीचे से जनता उनकी दर ही खींच ले गई, वो धड़ाम से गिर गए। तो सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा एकदम खटाखट हार रही है और समाजवादी इंडिया गठबंधन फटाफट जीत रहा है। और ये मैं तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, जब ये उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे और देश की बात करेंगे तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं होते थे। जनता के मुद्दों पे तो कभी बात ही नहीं की, जैसे हमेशा व्यंग्यात्मक होते थे। इंडिया गठबंधन को इंडिया अलायंस, पता नहीं क्या क्या जो इनके प्रवक्ता आते थे, आज नहीं है, कुछ आज दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। पता नहीं नाविका जी, आप तो जानती होंगी उनको, वो तो कंट्रोल भी करते हैं। नहीं नाविका जी, ये सवाल पूछिए। नहीं नाविका जी, वो सवाल पूछिए तो कम से कम आप पे भी कंट्रोल कम होगा, आप लोगों को थोड़ी फ्रीडम रहेगी। अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी खड़े हैं वहां, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां आने वाले, इसलिए प्रवक्ता जो रोज रहते हैं वो आज वहां प्रधानमंत्री के इंतजार में अपने कार्यालय में, और उधर प्रधानमंत्री की गाड़ी बीजेपी के कार्यालय में आती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो वहां जन सैलाब नजर आ रहा है, और ये तीसरी बार मोदी सरकार का एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट रखकर। देखते हैं इन तस्वीरों को, और प्रधानमंत्री की आज बॉडी लैंग्वेज हर आदमी देखना चाह रहा होगा, क्योंकि चाहे बीजेपी को अकेले वर्डिक्ट ना मिला हो, लेकिन एनडीए का वर्डिक्ट जो है वो हाफे मार्क से ज्यादा है। आनंद रंगनाथन जी, ये मॉरल विक्ट्री इंडिया अलायंस की है और एक्चुअल विक्ट्री एनडीए की है, क्योंकि जो जीत रहा है उसे थोड़ा सा मायूस देख रहे हैं लोग, और जो अभी तक तो कम से कम जीता हुआ नजर नहीं आ रहा वो बहुत खुशियां मना रहे हैं। ऐसा क्यों? ये नंबरों में ऐसा क्या राज है? पहली बात तो सबको, मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार, और जो पॉलिटिशियंस जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई हर पार्टी से। पर नाविका, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका नाम नाविका कुमार है, नाविका कुमार है? समझी नहीं मैं। मतलब जैसे इंडिया का फाइनल ए है, उसका मतलब अलायंस है, तो इंडिया अलायंस का मतलब इंडी अलायंस नहीं होगा, इसलिए अगर कोई उसे इंडिया अलायंस कहता है तो वो ठीक कहता है। दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस जो कि तीसरी बार ऑपोजिशन में बैठने जा रही है लगातार, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो हर्षोल्लास से नाच रहे हैं, और जो बीजेपी जो कि तीसरी बार गवर्नमेंट में बैठने जा रही है उसके सपोर्टर्स नाराज हैं। ये कैसी विडंबना है? मैं बताता हूं इसका कारण क्या है, कि कांग्रेस जो कि पावर में आई थी 145 सीटों के हक पे, वो कह रही है कि बीजेपी जो कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके पावर में आई है 245 सीटों पे, वो पावर में नहीं आनी चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि नरेंद्र मोदी भले ही राजीव गांधी जितने स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ना बने, लेकिन वो मनमोहन सिंह जैसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे। आप ये देखिए बीजेपी ने अभी किया क्या। ये तो वही बात हो गई कि जो 35% लाता था क्लास में वो आज 45% लाया, और वो कह रहा है कि अरे देखो जो 95% लाता था वो सिर्फ 85% लाया। हाय शर्म करो। तो आप बिगर पिक्चर ये देखिए
कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा हो गया है, कांग्रेस से ज्यादा है। ओडिशा में 4-5 करोड़ लोगों को अब पावर मिली है, बीजेपी गवर्न करेगी उन्हें। ये सब पॉजिटिव्स हैं, यस नेगेटिव्स हैं, लेकिन अगर आप ग्लास हाफ एम्प्टी देखना चाहते हैं तो आप देखिए, लेकिन ग्लास हाफ फुल वो लोग देखते थे जो कि 145 सीटों पे पावर ली इन्होंने 5 साल, और उसके बाद 206 सीटों पे 5 साल और पावर ली, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्या हाल हुआ उनका, 50 पे आ गए थे। सही कहा आपने आनंद रंगनाथन जी। और मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश में भी 3 सीटें आई हैं जहां कभी भी बीजेपी की सीटें नहीं आई थी। केरल में भी 1 सीट आई है जहां कभी भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था, और तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाने का दावा कर चुकी है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब मुझे बताइए कि इन नंबरों में जीता कौन, हारा कौन? देखिए नाविका जी, ये तो संख्या का खेल है, और संख्या बल में ठीक है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन 242 सीट लेकर के वो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन बदलाव के लिए देश की जनता ने वोट किया है, ये भी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उसमें भी अयोध्या लोकसभा में बीजेपी हार गई, ये बहुत बड़ा संदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जीत का मार्जिन है वो कितना है वो भी देख लीजिए। तो कहीं न कहीं जनता का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ दिखा है। इसमें हम बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, लेकिन इतना जरूर है, जो सरकार बनेगी, जनता ने अहंकार के खिलाफ, तानाशाही, हिटलरशाही के खिलाफ मत दिया है। अब बीजेपी के भी बहुत माननीय सांसद, बहुत नेता, आरएसएस मुख्यालय भी खुश होगा कि जिस तरह से सब लोग इस बात से त्रस्त थे, परेशान थे कि मनमानी हो रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही है, अब सुनी जाएगी लोगों की। अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे और भी जो कार्य हो रहे थे, संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया जाए, उस पर अब लगाम लगेगा। सरकारें किसी की बने, तो ये आपकी लेकिन जीत विपक्ष है, मजबूत ये हुआ आपकी जीत है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं हम जीते नहीं, हमें बहुमत नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हमने लगाम लगा दी मोदी सरकार को। अब ये इनकी जीत है या ये इनकी मॉरल विक्ट्री है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। ऐसी तारीखें कम होती हैं कि जो सरकार बना रहा है वो भी खुश है, जो हार गया है वो भी खुश है। और कांग्रेस पार्टी को अभी जो मैं लास्ट अपडेट देख पाया तो 98 या 99 सीटें हैं, और 242 ये बीजेपी का आंकड़ा दिखा रहा है, यानी करीब करीब 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स है। अगर इसके बावजूद राहुल गांधी इतना खुश होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का वो गुटका आगे रखते हुए बड़ी प्रसन्नता से बता रहे हैं, तो इससे सुंदर क्या होगा? लोकतंत्र में हर कोई खुश है। दूसरा, अब कम से कम ईवीएम खराब नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। वो 150 डीएम जो अमित शाह से डर गए थे जयराम रमेश के मुताबिक, वो सब डीएम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो उनका था वो सब उन्होंने किया। लेकिन ये देश जरूर देख रहा है, जिस व्यक्ति ने 10 सालों में इस देश को डेवलपमेंट के एजेंडे पर, जिस व्यक्ति ने 10 सालों में इस देश का, जिसको हम कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की विरासत है, उसको जो लेकर आगे बढ़ा, इस देश के वो शहर जिनसे हमारी आस्था जुड़ती थी उसका कायाकल्प कर दिया, उसको हमने खींच कर लाकर क्या कर दिया कि उनको क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं। लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस है, 232 अगर जो जिसको, और आपने कहा तो उन्होंने कहा कि अब आप इंडिया बोलने लगे। वैसे तो मैं किसी राजनीतिक गठजोड़ को देश के नाम से नहीं बुलाना पसंद करूंगा। इंडिया किसी राजनीतिक गठजोड़ का नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज टूटते हैं, बिखरते हैं, बड़ा कैसे देश का नाम हम ले सकते हैं। लेकिन चलिए, आप लेते हैं, लेते रहें। सवाल यह है कि क्या उसके बाद भी आप जुड़े रह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के सामने आज भी कोई उनसे बेहतर विकल्प है? इसका जवाब नहीं है। आप खुश होते रहिए कि रोक लिया थोड़ा सा, लेकिन पहली बार देश देखेगा। 2017 में गुजरात में हुआ था, 22 में क्या हुआ? 156 सीटें, 1984 का माधो सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट गया। तो खुश दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मुझे तो ये भी दिखता है।
सबा नकवी जी, आप कैसे देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में स्टेज पर हैं, कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए उनका अभिनंदन करते हुए कुछ ही समय में बोलेंगे, लेकिन आप कैसे देखती हैं सबा नकवी जी इस जीत को और इस पूरे चुनाव के नतीजों के मैसेज को? देखिए, सबसे अहम बात है कि अयोध्या फैजाबाद की सीट भी बीजेपी हार गई है। ये जो पोलराइजेशन की बातें हैं ये नहीं चली, बीजेपी के नंबर कम हुए हैं। प्रधानमंत्री ऐसे शख्स हैं जो अलायंस धारा में उनको कभी काम करना नहीं पड़ा, तो चलिए उनको बनाना चाहिए नीतीश कुमार के साथ, जिन्होंने उनको 2 बार छोड़ा है, और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो अभी आए हैं। दोनों पार्टी जिसपे वो डिपेंडेंट होंगे अभी आए हैं। हाँ, तो आप ये मत के जरूर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, उसको इनवाइट मिलेगा, लेकिन ये दौर ही दूसरा होगा। ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला पाएंगे, ना तो वन नेशन वन पोल, ना तो डीलिमिटेशन उस तरीके से जो आप जेरीमैंडरिंग करना चाहते हैं। तो ये कोalition सरकार होगी। अब देखने की बात अभिषेक दत्त जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जो वोट शेयर की भी बात है, अगर बीजेपी का वोट शेयर देखें तो 1.5% से कम गिरा है और 5% 2014 के लेवल से अप है। ये तो बीजेपी का वोट शेयर है। क्या आप इस जनाधार को कहेंगे कि ये एंटी बीजेपी जनाधार है, जिस तरह से कांग्रेस इसे बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं जो आप मुझसे पहले कई प्रवक्ताओं ने बात रखी इलेक्शन के बारे में, डेमोक्रेसी का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आप सोच सकते हैं कि चुनाव से पहले जो मेन ऑपोजिशन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, आप चुनाव से मात्र 3 महीने पहले उसके अकाउंट फ्रीज कर देते और आप सोचते हैं क्या तो चुनाव लड़ पाएंगे? ईवीएम की बात सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए करी थी। उन्होंने खुद एक समय ईवीएम पे सवाल उठाए थे, तब वो सवाल सही थे। तीसरी बात, विपक्ष के जिन नेताओं को नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, भले ही वो अशोक चौहान जी हो, अजीत पवार जी हो, खुले मन से उनको गालियां देके कहते थे कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं इनको बंद करूंगा। उसके बाद में मंच में उनके साथ खड़े दिखाई देते थे। ईडी और सीबीआई के माध्यम से चुने हुए मुख्यमंत्री को जो सरकार चुनाव से मात्र 1 महीने पहले बंद करती है, उसके बाद आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से मेयर के इलेक्शन में उन्होंने धांधलेबाजी करी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। इंदौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ये हाईजैक कर लेते हैं, उसके बाद उसका नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं। आप इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं? कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का मिसयूज करके इस देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा? म से मंगलसूत्र, म से मुस्लिम, उनको म से महंगाई दिखाई नहीं दी। 2014 के मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी जी, तब कहते थे कि दिल्ली की सरकार महंगाई पर काम नहीं करती। क्या महंगाई पर काम मोदी जी ने करा? 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था, 1200 का सिलेंडर उनको सस्ता लगता है। बेरोजगारी पे इन्होंने कोई काम नहीं करा, केवल और केवल मुद्दा भटकाने का काम इस सरकार ने करा। और उसी का उदाहरण है कि आज 400 पार का नारा उन्होंने दिया, तब दिया जब उनके मात्र 416 कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे थे। पहले दिन से झूठ के आधार पे इन्होंने एक नया नैरेटिव इस देश में सेट करा। और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि गालिबी ख्याल अच्छा होगा। ख्याल तो ये अच्छा था कि आप 416 में से 119 लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लेके आते हैं और 28 उन लोगों को चुनाव लड़ाते हैं जिनके ऊपर गंभीर चार्जेस हैं। नरेंद्र मोदी जी जिनको सबसे बड़ा अक्यूज कहते थे, आज वो मोदी जी के साथ मंच पे दिखाई देते हैं। क्यों नहीं उन्होंने अशोक चौहान जी को बंद करा? सवाल सही है। धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए। नाविका जी, नहीं, कांग्रेस अगर करप्शन पर बोलेगी तो बड़ा अजीब बात होगा, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ अगर आपके यहाँ दागदार लोग हैं तो आप एक लिस्ट लगा दीजिए कि फला 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 दागदार है हमारे यहाँ, तो हम उसकी इनको कोई ना ले। दूसरी बात, अगर आप करप्शन पे बात करेंगे तो आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हैं। दूसरी बार आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल। आपके समय में हाई कोर्ट ने कहा था कि केट पैरोट कहा था उसको, सीबीआई को। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। तो इस देश में एक प्रधानमंत्री को सजा हुई गलत इलेक्शन में माल प्रैक्टिसिंग के लिए, वो श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो कांग्रेस के कितने पाप गिनाए जाए और कितनी बातें गिनाए जाए, और अब कितनी सरकारों को आपने बिना किसी कारण के बर्खास्त किया है। संविधान में 42वां संशोधन करके आपने प्रियम्बल तक को चेंज किया और अब संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं। तो कांग्रेस के किए गए कार्य हैं, कुकर्म हैं, जो उन कांग्रेस को यहां तक लेकर के आए हैं। और आज जो कांग्रेस ये बात कर रही है कि हमारे भाई आपने अगर इनकम टैक्स को जवाब सही समय पर नहीं देगा तो कर देगा, अकॉर्डिंग टू रूल करेगा। लेकिन आपके राहुल गांधी खुद कहते हैं
पीढ़ियों से किए गए पाप पर पर्दा राहुल गांधी खुद उठाते हैं कि मेरे समय में मैंने नजदीक से देखा है, भीतर से देखा है, अंदर से देखा है कि मनमोहन सिंह जी के समय, मेरी दादी के समय, मेरे पिताजी के समय, मेरे नाना के समय, तमाम लोगों के समय इस देश के दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों के साथ अन्याय हुए। अनुराग भदौरिया का हाथ उठ रहा है, मृत्युंजय तिवारी जी का हाथ उठ रहा है। अनुराग जी पहले खुद स्वीकार किया है। देखिए नाविका जी, मुझसे आपने इतनी मेरी तारीफ की, वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। मेरी आधी बात सुन के आप पूरे में घूम आए। अरे मैं आपसे बता रहा हूं, मैं पोल खोल रहा हूं ना बीजेपी की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में अयोध्या से राजनीति शुरू की ना, अयोध्या में बुरी तरह हारी है। प्रभु राम ने इनका साथ छोड़ दिया। प्रभु राम ने संदेश दिया कि ये वो लोग हैं जो कहते थे हम राम लला को लाए हैं, तो प्रभु राम ने कहा मुझे लाने वाला कोई नहीं होता, ये झूठ बोल रहे थे। प्रभु राम ने कहा ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे, इसलिए प्रभु राम ने इनका साथ छोड़ा है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रभु राम ने इनको हराया है, इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। और संदेश साफ साफ है कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी हर समय धर्म के नाम की राजनीति करती रही, उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। बोले नहीं, यहां राजनीति होगी तो विकास की होगी, राजनीति होगी महंगाई बेरोजगारी पे और लोगों की समस्याओं की होगी। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। प्रभु राम ने आपको जिस तरह से हराया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और बड़ी मुश्किल से जो बड़े बड़े दिग्गज जिनको आप कहते थे, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए हैं नाविका जी, बड़ी मुश्किल से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में राजनीति विकास की होगी। ठीक है, आपके गठबंधन अभी कैसे हाथ जोड़ के रहेंगे, देखना ये सबसे हाथ जोड़ेंगे। टीडीपी साहब आइए नायडू जी, आप तो भगवान है हमारे लिए। बैठिए, क्या बनाया खुश हैं आप, इसी तरह कितने खुश हैं, कितने खुश हैं आप अनुराग भदौरिया जी। मैं आपकी खुशी देखकर बहुत खुश हूं कि आपने हाथ जुड़वा दिया बीजेपी से। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आनंद रंगनाथन देखिए कितने खुश हो रहे हैं कि झुका दिया। देखिए आज इनका दिन है तो उनको मुबारक हो, और होना भी चाहिए। और जो इन्होंने कहा अयोध्या की बात कही, मैं उससे एक्चुअली एग्री करता हूं। जो सिंबलिज्म जो है कि अयोध्या में बीजेपी हारी है, वो सिंबलिज्म ऑपोजिशन पार्टी बहुत दूर तक ले जाएगी और बीजेपी को इसका सवाल देना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वो धर्म का कर रहे थे, तो बाकी जगह भाई 240-45 सीटें लाए हैं। सिर्फ बीजेपी धर्म की बात सिर्फ यूपी में कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। अगर हारी है धर्म के नाम पे तो हर जगह हारती, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक मुद्दे को लेके कहना कि यही रीजन है, ऐसा रीजन नहीं है। बात देखिए ये है कि बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंसेस हैं, नाविका मैं बार बार ये कह रहा हूं, 290, 291, 295 सीट्स हैं उनके पास। अगर यही चीज कांग्रेस और उनके अलायंस के पास होती, वो डंके की चोट पे नाच रहे होते। तो ये बीजेपी को नहीं, पर मैं अगेन ये कह रहा हूं क्योंकि ये 400 पार का नारा दिया गया, इसलिए 290 ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरी हार है ये। अब ये बीजेपी को सोचना चाहिए। मैंने पहले दिन से कहा था कि 400 पार देने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है और दूसरा लोगों को ये स्तब्ध कर देगा कि भाई अब जीत ही रहे हैं तो क्यों वोट देने जाएं। हो सकता है ये रीजन हो कि वोट कम मिला, और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन ये 400 पार के बाद 290 लाना, ये एक तरह से मैं अनुराग जी से एग्री करता हूं कि ये एक तरह से हार है। यस, हार है। सरकार बनाएंगे, शायद 5 साल चलाएंगे भी। और चंद्रबाबू नायडू जी का अभी एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है, थैंक यू एट नरेंद्र मोदी जी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं फॉर एनडीए's विक्ट्री इन लोकसभा एंड आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। आंध्र प्रदेश के लोग उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैंडेट दिया है, और इस मैंडेट का रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रस्ट दिखाता है एनडीए के अलायंस में। और उन्होंने कहा है कि हम आंध्र प्रदेश को वापस उन्हीं ऊंचाइयों पर साथ लेकर जाएंगे। अब मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट आती हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, अब चंद्रबाबू नायडू जी ने तो नरेंद्र मोदी के बारे में ट्वीट करके कह दिया हम साथ सरकार बनाएंगे। अब इंडिया अलायंस की मीटिंग कल कौन सा दाना डालेगी, उनको अपनी तरफ कैसे खींचेगी? अरे आज नाविका जी उन्होंने ट्वीट किया, कल ये ट्वीट दूसरा भी आ सकता है। अब आप देखिए, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी परिणाम आए हैं
तो ऐसा परिणाम नहीं है। अगर आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर अलग होते हैं तो फिर ये सरकार नहीं बन सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों को आदरणीय नीतीश कुमार जी मानते रहे हैं, समाजवादी हैं, तो वो जिन चीजों का विरोध वो करते रहे हैं, आज समय है, लोग अब देखेंगे कि किस तरह से क्या करना है आगे। इंडिया गठबंधन की कल बैठक है, इसमें फैसले होंगे, आगे की रणनीति बनेगी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आनंद रंगनाथन, देखिए सभा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वे फॉरवर्ड 5 साल अगर ये सरकार चलती है, मैं उस पर 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि अब ये बहुत सारे जो सोशल इंजीनियरिंग या सोशल रिफॉर्म्स जो बीजेपी के सोच में थे वो अब शायद नहीं होंगे, बिकॉज नीतीश कुमार एक सोशल इंजीनियर हैं। तो यूसीसी हो सकता है ना आए, बहुत सारे ऐसे जो हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आरटी एक्ट, वो सब नहीं हटेंगे, ये मैं उनकी बात मानता हूं। लेकिन आप ये भी जानिए कि नरेंद्र मोदी से भी पहले इकोनॉमिकली जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिशियन थे वो चंद्रबाबू नायडू थे। तो भले ही सोशल इंजीनियरिंग या सोशल रिफॉर्म्स पे बीजेपी और इनकी सरकार आगे ना जाए, लेकिन इकोनॉमिक और फिस्कल रिफॉर्म्स पे हो सकता है अभी भी आगे जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और जो आनंद कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का बड़ा आइकन चंद्रबाबू नायडू थे, और इस देश में कई बार लगता है, जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग क्यों इस तरह से फेल हो गया, अटल जी की सरकार चली गई, देश कितना पीछे चला गया, सारे रिफॉर्म रुक गए, पावर सेक्टर के रिफॉर्म, टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म, रोड रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म, उसी वक्त वो राष्ट्रीय कृषि आयोग बना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या चंद्रबाबू नायडू को इस वक्त तो जहां वो रह गए थे वहां से शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर पार्टनर कोई मिल सकता है? और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह होगी। दूसरा, अभी जब हम कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी, बिल्कुल वो कुछ भी हो सकता है अब ये तो, और दूसरा जब हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अल्पमत की सरकार, ठीक बात है, 2001 से लगातार नरेंद्र मोदी बढ़िया मैंडेट के साथ, बढ़िया मेजॉरिटी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस अल्पमत की सरकार या कहें कि प्री पोल अलायंस में जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है उसको चलाने का नया तरीका भी डेवलप करें। यह शायद कल के बाद दिखेगा। और यहां एक चीज तो तय है ना, नरेंद्र मोदी खुद को बदलते नहीं हैं, स्थितियां उनके हिसाब से बदलती रही हैं, संगठन से लेकर सरकार तक। सबा नकवी, आपने भी बीजेपी को बहुत नजदीक से देखा है, आप क्या समझती हैं? अनुराग जी आपके पास अभी सभा के बाद आती है। नाविका जी, ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, सब बदल जाते हैं। कि आपने एक मान लिया कि एक बड़ा लीडर है, उस लीडर ने बहुत दूसरे सेंटर्स जो भाजपा में है, जो संघ में, उनको भी दबा के रखा है। तो अब खेल खुलेंगे। अडानी एक तरफ है, दूसरी तरफ एक शख्स है जिनका नाम है अंबानी। उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस पीछे से बहुत चीज़ों में किया है। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो होगा, अब आप नंबर देखते जाइए। चंद्रबाबू नायडू बहुत मजेदार पोजीशन में पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार की जो भी हालत हो वो भी बहुत मजेदार, मजे की पोजीशन में, वो जो चाहे आज ये सोच सकते हैं, कल वो सोच सकते हैं। ये तो पूरी बीजेपी, नरेंद्र मोदी इन पर डिपेंडेंट हो गए, आप सोचिए। तो ये अब देखिए क्या होता है। ये पूरा डन डील नहीं है कि बीजेपी वाह, बीजेपी में ही लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनको सहना पड़ा था। और नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे हिंदुत्व का एजेंडा आगे किया, लेकिन अब मैं पक्का मानती हूं कि ये अभी हम लोग 4 दिन कहेंगे, और चलाना भी चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के लिए अच्छा है कि वो कोशिश करे कि पागलपन में किसी तरह कोई सरकार बनाए, वो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी को ही चलाना चाहिए, नायडू के आदेश पे, नीतीश के आदेश पे, ऐसे ही चलना चाहिए। मजे ले रही हैं आप, मजे ले रही हैं आप। और आज हर किसी का दिन है जो मजे लेना चाहता है, वो हर किसी का दिन है, सबा नकवी जी। लेकिन मैं आपको ये तो कहूंगी सबा जी, उस दिन काशी में जब हम उस नाव में बैठे हुए थे तो आपने कहा था कि बीजेपी की लगभग से नीचे की सीटें आएंगी। प्रोफेटिक वर्ड्स यानी कि दूरंदेशी शब्द आपने। नविका, फिर भी मैंने सोचा था 250 तक आ जाएंगी, लेकिन ये तो
थोड़ा सा उससे भी लो हो गया है। हाँ, 240 हो गई हैं। आपने 10-15 सीटें ज्यादा सोची थी, लेकिन आपने कहा था 272 से नीचे आएंगी, तो कम से कम आपको धुंधला नहीं दिख रहा था, इसकी मैं आपको बधाई दूंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी हाथ उठाकर बैठे हैं, अभी मेरा चालान काट देंगे। अनुराग जी बोलिए। देखो, बीजेपी का चालान काटने के लिए दो लोग आ गए हैं, एक चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का तो आपको पता ही है, बीजेपी वाले क्या क्या कहते थे, वो कभी भी इनका चालान काट सकते हैं। और नायडू जी अभी अभी नए नए आए हैं, वो भी इसीलिए आए क्योंकि उनको पता था वहाँ क्या नाम जगन रेड्डी से थोड़ा परेशान थे, लेकिन बीजेपी ने भी उनके साथ कम अन्याय नहीं किया था। तब जगन रेड्डी पे बीजेपी हाथ रखे हुई थी, तो नायडू जी को परेशान कर रही थी। अब नायडू जी भी कहेंगे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब नायडू जी अपने हिसाब से चलाएंगे चुटकी में। उसके बाद 2 दिन बाद बीजेपी क्या करेगी, फिर नीतीश कुमार जी के पर नीतीश कुमार तो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, आपको पता ही है। अभी भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल तो रहे नहीं है। बहुत कोशिश की, उनके प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए, नहीं मिले वो। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कौन छूना चाहेगा। ये ऐसी पार्टी है जिसने 10 सालों में देश को बर्बादी के रास्ते पे ले गई है। अभी हर्षवर्धन जी बैठे हैं, यही हर्षवर्धन जी की भाषा बदल जाएगी, देखिए 2-4 दिन बाद ये फिर तारीफ करने लगेंगे, नहीं इंडिया गठबंधन सबसे अच्छा है। मेहनत की इंडिया गठबंधन ने, जमीन स्तर से मेहनत की है, और लगातार आप देखिएगा कि अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत की है, आज हरे कुर्ते का दिन है। आज मैंने पहले ही कहा था कि हेलमेट पहन के आना चाहिए था। आज तीखी टीका टिप्पणी होने वाली है, और अनुराग भदौरिया जी आज बड़े मजे के मूड में हैं। आज ना उनको गुस्सा आ रहा है, ना उन्हें कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है। आज तो फ्री फ्लो में उनका गीत राग सब चल रहा है। हर्षवर्धन नहीं नविका जी, इन्होंने दरअसल मेरा विश्लेषण सुना नहीं, इसलिए गड़बड़ा गए थोड़ा सा। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ भैया वर्स्ट टिकट सिलेक्शन है, आपकी अपनी गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से। वरना तो ठीक है, क्योटो छोड़ के सब 80 जीत रहे थे, अखिलेश जी रह गया, कहां चला गया अनुराग जी? आप तो 80 की 80 जीत रहे थे, बताइए कहां चला गया। लेकिन एक लाइन में जरूर कहूंगा, सबा नकवी, अभी हम पत्रकार के तौर पर यूसीसी लागू न होने से खुश क्यों हैं? ये क्या कम्युनल है या सेकुलर है? सबके लिए एक समान कानून हो सबा जी, इस पर कैसे कोई खुश हो सकता है कि नहीं सबके लिए एक नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा? हर्षवर्धन जी, मैंने कब कहा मैं खुश हूं? मैंने कहा शुरुआती टिप्पणी मैंने कहा वो कर नहीं पाएंगे। नहीं, आपने यही कहा ही नहीं, मैंने कहा आप थोड़ा सा शायद वो आप काम कर रहे नहीं, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभिषेक दत्त जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया, बंगाली में है, मैं आपको सुनवा सकती हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के थ्रू कितना पैसा बंटवाया। ये बीजेपी ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए ममता बनर्जी को, और फिर मुझे बताइए क्या सब सुख शांति है इंडिया अलायंस में? पहले बाइट सुनिए। 4-5 सीट वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, दो आई एम नॉट ब्लेमिंग Central Congress for that. The game is over. If you see Uttar Dinajpur seat, how much money BJP have given to Congress party, and also see the Uttar Kolkata, how much money BJP distributed through Congress, where Congress have got this money. ये कोई खास तारीफ तो नहीं थी कांग्रेस की। बिल्कुल। मैं कुछ बोलूं इसके बारे में? नहीं, अभिषेक दत्त। देखिए मैम, जितनी थोड़ी बहुत इंग्लिश मैं समझ सकता हूं, उन्होंने एक लाइन बोला कि आई डोंट वांट टू ब्लेम द सेंट्रल कांग्रेस फॉर दैट, पहली चीज। दूसरी चीज, आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मध्य प्रदेश में दिन रात मेहनत करते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आप हटा के लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं। जब आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी के फ्रेम में आते हैं तो अमित शाह जी उनको साइड में कर देते हैं। राजनाथ सिंह जब फूलों के हार के अंदर दिखाई देते हैं तो एक एसपीजी वाला को उनको बाहर कर देता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलिए हो सकता है आप ये त्रुटियां निकालें, लेकिन प्रधानमंत्री